हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रामर के पहले पार्ट पर्सन को पढ़ा था। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। आई होप दैट कि आप सब ने उसे अच्छे से समझकर सॉल्व कर लिया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद समय पे और आसानी से किया जा सके। आज की क्लासेज में हम दूसरे छोटे से चैप्टर पे चलेंगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करें तो जैसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक घर पिलर के बिना संभव नहीं है, उस तरीके से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना संभव नहीं। यूं बोले तो हमारे शब्दों में अगर हम डायरेक्ट बोलने की कोशिश करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही एक इंग्लिश है, और तो आप बोल सकते हो कि इंग्लिश जो है सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। अब हम इस चीजों को यहां से समझने की कोशिश करें। अगर जनरली जैसे आप सब पढ़ते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, हम 8 ही डिस्कस करेंगे। लेकिन करते क्या है, हम लोग उसे पढ़ते हैं, रटते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते, उसे एप्लीकेबल करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी सी किताबें होती हैं, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे होते हैं। आपको पता है वह सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़कर ही बड़े बड़े वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। सवाल ये होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होते, जिसके कारण से हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ही कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, एक एग्जांपल देंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसे समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। फिर आगे की क्लासेज हम उसे डीपली ग्रामर जब पढ़ेंगे तो वहां से सबको डीपली पढ़ाएंगे। आप नोट कर सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला होगा नाउन, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवन कंजंक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। बिल्कुल आप यहां से देख सकते हो और लिख सकते हो। तो नाउन में आप लिख सकते हो संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय। जी हाँ, संबंध बोधक अव्यय। कुछ हिंदी ऐसे हैं जो हमें समझने में काफी डिफिकल्ट लगती है, हालांकि जब इसे हम पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। आज की क्लासेज में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम समझेंगे तो ही बेहतर ग्रामर में कर सकते हैं। मतलब अगर पिलर है तो ही घर को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पिलर है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उस चीजों को हम समझने की कोशिश करें, तो ही हम उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन को अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी डीपली करें तो नाउन एक लैटिन वर्ड है जो हमारे देश का वर्ड नहीं है। अगर हम उसके मीनिंग को खोजने की कोशिश करते हैं डिक्शनरी की सहायता से, तो नाउन का जो वर्ड मिलता है हमें, उसका मतलब होता है नेम, मतलब नाम। मतलब सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि कोई भी नाम जो है वह नाउन है। मतलब किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुन लो, अगर नाउन की डेफिनेशन हम बात करें लिखने की तो बोल सकते हो सर नाउन का मतलब ही होता है नाम, मतलब कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर नाम किसका हो सकता है? बोले बेटा नाम पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग्स का।
अगर ये भी समझ में नहीं आया तो हम इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, आप उसके चारों तरफ मूव करो। मूव इन द सेंस कि अपने आईज को मूव करो और तुम देखो चारों तरफ तुम्हें जो चीज भी दिखाई देता है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और अगर उसका नाम है मतलब वह नाउन है। समझ रहे हो ना? जैसे मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ऊपर देखूं तो छत दिखाई दे रहा है मतलब रूफ है ना। अगर नीचे देखें तो अर्थ दिखाई दे रहा है, वॉल दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर हम इधर देखने की कोशिश करें तो ये शर्ट है। मतलब जो चीज भी दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है, मतलब वह नाउन है। आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन विदाउट डिलेइंग कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मैं एक बार रिपीट करता हूं, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने में आप ऊपर नीचे कर लोगे, पहले पर्सन, फिर प्लेस, फिर एनिमल, फिर थिंग। पर्सन में लिख लोगे किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो राम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। प्लेस अपने जगह का नाम, पटना, छपरा, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी। एनिमल कोई भी, डॉग हो, टाइगर हो। और थिंग पेन हो, बुक हो, टेबल हो, चेयर हो। ये सब हम समझ चुके हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, संज्ञा वह है जो किसी भी नाम को दर्शाता है। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो संज्ञा है इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करेंगे? तो जब कभी भी हम वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, अगले चैप्टर हमारा सेंटेंस का ही है, तो उस वाक्य में हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब कर्ता, क्रिया, कर। तो वहां उस वाक्य में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान होता है वह होता है नाउन। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो स्थान होता है वह होता है नाउन का। मतलब संज्ञा का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। इज इट क्लियर? अब हम यहां से नाउन को खत्म करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसे समझने में तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस चीजों को कोशिश करेंगे कि क्लियर करें। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, इस वर्ड को पहले अगर रिपीट करके पढ़े तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है सपोर्ट। नाउन हम पढ़ चुके हैं, कोई भी नेम होता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पापा ने कहा कि बेटा मुझे आज छुट्टी नहीं है, बेटी मुझे आज छुट्टी नहीं है, आप मेरे बदले बाजार चले जाओ, मार्केट चले जाओ और ये सामान को ला दो। तो आप पापा के बदले जा रहे हो, पापा जहां जाना था वहां आप जा रहे हो और पापा के काम को आसान कर रहे हो, मतलब पापा की सहायता कर रहे हो। जी हाँ, सही सुन रहे हो। प्रोनाउन वह होता है जो किसी संज्ञा की सहायता करता है या संज्ञा के बदले जाता है। उसका फंडामेंटल डेफिनेशन अगर हम जानने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which supports a noun. A pronoun is a word which supports a noun. प्रोनाउन एक वैसा शब्द है जो किसी संज्ञा की सहायता करता है। तो मैंने ये कहा कि जो संज्ञा की सहायता करता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे? एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने कहा कि कोई राम एक लड़का है जो आज बीमार है इसलिए अनुपस्थित है। अगर हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो लिखेंगे राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राम अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो ही का जो प्रयोग हम लोगों ने किया है वह किसके लिए किया है? राम के बदले आया। तो ही जो है वह हो जाएगा प्रोनाउन।
इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस है, आप उसे नोट कर सकते हो। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आपने नोट कर लिया इसे। अब यहां भी इसका भी सवाल आता है कि सर नाउन का तो हमने बता दिया कि वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या स्थान पे आता है, इसका क्या स्थान है सर? मैंने बोला रुक जाओ, इसका भी नोट लिखिए। अ प्रोनाउन which is used in place of subject and object। जी हाँ, सही सुन रहे हो। बोलोगे कि सर अभी आपने नाउन लिखवाया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, अभी आप प्रोनाउन लिखवा रहे हो। मैंने बोला हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, इसी दोनों में से कोई एक आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। राम हेल्प्स यू। राम सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का स्थान पे है, राम सब्जेक्ट का स्थान पे है। राम नाम है मतलब नाउन है, यू ऑब्जेक्ट का स्थान पे है मतलब प्रोनाउन है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ आप सेंटेंस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी, ही, सॉरी हिज नहीं होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, इट होगा, ये सब आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप अगर बदल जाए तो हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डालते हैं। जैसे सब मैंने लिखवाया ना, प्रोनाउन कुछ लिखो आई तो उसका ऑब्जेक्टिव बी हो जाता है, वी उसका ऑब्जेक्टिव अस हो जाता है, यू उसका ऑब्जेक्टिव यू हो जाता है, ही उसका ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है, सी उसका ऑब्जेक्टिव हर हो जाता है, इट उसका ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है, आई टी याद रखना, दे उसका ऑब्जेक्टिव देम हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव रूप रहेगा, लेकिन वो भी प्रोनाउन ही है। ठीक है, तो यहां से हम प्रोनाउन को समझ चुके हैं। हमने दो पढ़ा, पहला पढ़ा नाउन। नाउन में बता दिया आपको कि वह है जो कोई नाम होकर वह नाउन कहलाता है, और जो नाउन के बदले आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इस चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो। अभी हम इस क्लास में अभी कंटिन्यू करते हुए हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव इन दोनों के लिए ही बना। एडजेक्टिव को हम अगर हिंदी मीनिंग जाने तो विशेषण होता है। विशेषण को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लगता है कि वो विशेषता बता, मतलब सिंपल भाषा में बोला है तो एडजेक्टिव गुडनेस और बैडनेस को शो करता है। किसका भाई? तो नाउन और प्रोनाउन का। तो किसी संज्ञा की जो अच्छाई या बुराई को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब कैसे, चलो समझते हैं इसे। मैंने कहा कि ये अच्छाई बुराई तो है, मैंने बोल दिया गुड बॉय, बॉय नाउन था, गुड एडजेक्टिव आया, वो हो गया उसके अच्छाई। बैड गर्ल, सॉरी बैड गर्ल, लड़कियों को बुरा लगेगा इसलिए हम इसको ये कर दे रहे हैं, हमने बैड बॉय ही डाल दिया। तो बॉय जो था नाउन था और उसके पहले बैड आया, वो भी एक एडजेक्टिव हो। सवाल ये बनता है कि सर ये गुड बैड के अलावा भी कुछ एडजेक्टिव हो सकता है? हम बोले हाँ हो सकता है। ध्यान रहे, नाउन के पहले जब कभी भी जो चीज भी यूज होता है वह एडजेक्टिव कहलाता है, मतलब संज्ञा को क्वालिफाई करता है। इसका दूसरा डेफिनेशन जब हम किताबों के थ्रू से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि एडजेक्टिव एक वैसा शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। हम ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये आपके समझने के लिए था, हम एक सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे। वह होगा एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच शोज गुडनेस और बैडनेस ऑफ ए नाउन। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, जैसे गुड गर्ल, गुड बॉय, बैड गर्ल, बैड बॉय। इसके अलावा 10 पेन, पेन नाउन, 10 एडजेक्टिव, 100 kg राइस, राइस नाउन, 100 kg आपका एडजेक्टिव। इसके अलावा न्यू शर्ट, न्यू एडजेक्टिव, शर्ट नाउन, न्यू फोन, फोन नाउन, न्यू एडजेक्टिव। तो ये तरह से हम एडजेक्टिव को समझ सकते हैं, है ना। हम बोले इंडियन बुक्स, इंडियन लीडर्स, इंडियन हीरोज। तो हीरोज, बुक्स, लीडर्स सब नाउन है,
इंडियन सब में एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा एडजेक्टिव वह है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। अब बोलो कि सर ये एडजेक्टिव आता कहाँ है? तो मैंने अभी जस्ट कहा संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है, संज्ञा के पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। तो सेंटेंस में कहाँ आएगा ये आप समझ सकते हो। जैसे हमने लिखा आई हैव ए पेन, तो पेन को मैंने ए से दर्शाया, एक को इंडिकेट किया, तो ये वहां एडजेक्टिव है। तुम बोलोगे जो पढ़ा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमारे सर तो पढ़ाए हैं ए एन और द आर्टिकल होता है। मैंने बोला बेटा आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, जो कुछ भी नाउन के लिए आता है ना सब एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं वर्ब। बेटा वर्ब क्या है कि वर्ब एक एक्शन को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। डेफिनेशन ये होता है अ वर्ब इज ए वर्ड which shows an action। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये क्या है, इसे समझाइए। मैंने बोला कि ये बहुत ईजी है समझना। हम सुबह से जगते हैं, रात तक सोने तक काम करते रहते हैं। हालांकि सोना भी काम है, जगना भी काम ही है। सोना, खाना, नहाना, पीना, जो कुछ भी करते हो, पढ़ना, गाना, एवरीथिंग इज वर्क, एक काम होता है ना। तो इस तरीके से ये आप वर्ब पढ़ सकते हो। इसका दूसरा डेफिनेशन ले सकते हो, a verb is a word which shows physical or mental action। A verb is a word which shows physical or mental action। मतलब verb एक वैसा शब्द है जो फिजिकल और मेंटल एक्शन को दर्शाता है। अब ये बोलोगे ये सब क्या है? मैंने बोला कि एक्शन मींस का फिजिकल मींस जो हमारे बॉडी पार्ट से किए जाते हैं और मेंटल मींस जो दिमाग से किए जाते हैं। क्रिकेट खेल फिजिकल एक्शन बोल सकते हो। सिर्फ खेलना बोलोगे तो कुछ गेम ऐसे भी होते हैं जो मेंटल एक्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ये था आपका वर्ब मींस क्रिया। तो आज की क्लासेस में हमने 4 चीज पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा पढ़ने में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को इजी तरीके से हैंडल करें और आपको समझ में आए। और ये मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि ये इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग इंट्रो ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। जब इसे डीपली ग्रामर में जाएंगे तो इस चीज़ों को पूरे जितना डीपली हो सकता है हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि लेकर आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।